नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग जेआईवी पीपीबी यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के जो हमारे मई 2026 के एग्जाम हुए थे, इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे, उससे मिलता जुलता क्या कंसेप्ट और पूछा जा सकता है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ उसको कैसे याद रखा जाए और उसको पूरी तरह से हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आप देख पाएँगे दोस्तों कि कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इसको तो आपको अवश्य पढ़ना ही पढ़ना है। तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों, सब कुछ आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, और सर ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ना, ये रिलेटेड है एसएचजी के रिवॉल्विंग फंड से। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर डे एनयू एनआरएलएम गाइडलाइंस, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटम ऑफ रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइडेड टू एलिजिबल एसएचजी। एसएचजी जानते हैं आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 10,000, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 15,000। सी कह रहा है मिनिमम 15,000 मैक्सिमम 25,000। डी कह रहा है 20,000 50,000। अब सर ये चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। अब इसका सही जवाब पहले मैं आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,000 से 15,000। अब आइए दोस्तों, इस इमेजिन कीजिए, इसको समझते हैं बेसिक भाषा में। इमेजिन कीजिए कि गांव की 10-15 महिलाओं ने मिलकर, राइट, गांव की 10-15 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। 10-15 महिलाओं ने मिलकर क्या बनाया सर? एक ग्रुप बनाया, जिसे हम जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? एसएचजी बोलते हैं। उन्होंने अपनी छोटी-छोटी बचत यानी सेविंग इकट्ठा करनी शुरू की। अब सरकार चाहती है इनका हौसला बढ़ाना, राइट? और ये ग्रुप जो है अपने मेंबर को छोटे लोन देना शुरू करते हैं। तो जो-जो स्मॉल लोन होते हैं वो देना शुरू करें, किसे? अपने मेंबर को। लेकिन सर शुरुआत में इनके पास फंड कहाँ से आएगा? राइट? तो ग्रुप शेयर लोन टू द मेंबर, तो शुरुआत में इनके पास फंड कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे रिवॉल्विंग फंड की। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरएफ, राइट? तो रिवॉल्विंग फंड को समझिए ना कि एक तरह का स्टार्टर पैक है या शगुन का लिफाफा है, जो सरकार इनको ग्रांट के रूप में देती है, राइट? इसको आप कह सकते हैं रिवॉल्विंग फंड को एक स्टार्टर पैक, जो कि सरकार जो है इनको, किनको सर? एसएचजी को। कौन देती है? सरकार देती है। किसको देती है? एसएचजी को देती है। किस रूप में देती है? तो कॉर्पस ग्रांट ग्रांट के रूप में देती है, राइट? इसे ही रिवॉल्विंग, अब सवाल ये है कि भैया इसे रिवॉल्विंग क्यों बोलते हैं? व्हाई रिवॉल्विंग? तो देखिए, इसका कारण ये है क्योंकि यह पैसा गोल-गोल घूमता है। ये जो पैसा है ना सर, गोल-गोल घूमता है। ग्रुप किसी मेंबर को लोन देता है, वो इंटरेस्ट के साथ वापस किया। जैसे ये मान लीजिए ग्रुप है और ये एक मेंबर है। इसने इनको लोन दिया, इसने इंटरेस्ट के साथ वापस किया। फिर किसी और को लोन मिला, इसने इंटरेस्ट के साथ वापस किया। इससे क्या होता है ना, इससे ग्रुप का क्रेडिट हिस्ट्री बनता है। इससे ग्रुप का क्या बनता है सर? क्रेडिट हिस्ट्री बनता है, और आगे चल के ना बैंक से बड़ा लोन मिलने का रास्ता साफ होता है। तो बैंक जो है बिगर लोन आगे दे सकती है, राइट? ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप हर एक एस्पेक्ट को हमने टच किया रिवॉल्विंग फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, इसको याद रखने का एक जबरदस्त हैक सुनिए सर। अब इस हैक का मैंने नाम रखा है स्मार्टफ़ोन हैक। सुनिए, सोचिए ना, तो सोच करके एक सोचिए कि एक बेसिक अच्छा स्मार्टफ़ोन लेने के लिए आजकल कितने पैसे लगते हैं? मिनिमम 10 से 15,000 रुपए लगते हैं सर, एक बेसिक अच्छा स्मार्टफ़ोन लेने के लिए, राइट? 10 टू 15,000, मिनिमम 10 से 15,000 रुपए। बस सरकार भी एसएचजी को अपना बिज़नेस स्मार्ट करने, अब देखिए सरकार है, ये अब ये एसएचजी को ना अपना बिज़नेस स्मार्ट तरीके से स्टार्ट करने के लिए उतना ही फंड देती है, राइट? कितना? 10,000 से लेकर 15,000 तक, राइट? इतना ही फंड देती है। तो सर एग्जामिनर ना आपको 2 तरह से ट्रैप करेगा। पहला ट्रैप पता है क्या है? द फर्स्ट ट्रैप दे हैव द कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। पहला ट्रैप होता है सर, जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, राइट? देखिए ये ट्रैप है। अगर ऑप्शन में आपको 50,000 से 2.5 लाख दिखे ना, 50,000 से 2.5 लाख, तो समझ जाइए उस पे टिक कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो सीआईएफ होता है सर, ये होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ठीक है? रिवॉल्विंग फंड नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, रिवॉल्विंग फंड जो होता है ना, हमेशा छोटा होता है। आरएफ जो होता है ना सर, वो 10,000 से 15,000 के रेंज में होता है। अच्छा, दूसरा ट्रैप सुनिए, दूसरा जगह जो आईबीएफ आपको फँसाएगा, वो होता है बैंक लोन ट्रैप, राइट? वी हैव द बैंक लोन ट्रैप। तो अगर मान लीजिए बैंक लिमिट, जैसे मान लीजिए 6 लाख है थर्ड डोज़ में, राइट? अगर मान लीजिए बैंक लिमिट ट्रैप, आपको पता है कि बैंक लोन लिमिट अगर मान लीजिए जैसे 6 लाख होता है, दिया जाता है थर्ड डोज में। दिमाग में अगर मान लीजिए नहीं आए, दिमाग में आए तो याद रखिएगा रिवॉल्विंग फंड ग्रांट है, बैंक लोन अलग चीज़ें हैं दोस्तों।
और ध्यान दीजिएगा यह फंड हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, सिर्फ उन एसएचजी को मिलता है जो पंचसूत्र फॉलो करते हैं सर। देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कितना कंसेप्ट है, पंचसूत्र यानी 5 रूल फॉलो करते हैं, राइट। अब एग्जाम में सीधा सवाल आता है इनमें से कौन सा पंचसूत्र का पार्ट नहीं है, अगले बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सवाल। तो सुनिए इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। पंचसूत्र याद रखने का तरीका है MSLRB, मतलब सर मेरा सोना लाए रोज बाहर, राइट, मेरा सोना लाए रोज बाहर। एम का मतलब होता है सर रेगुलर मीटिंग, एम का मतलब मीटिंग बोलिए, मीटिंग, राइट, यानी नियमित बैठक होनी चाहिए। एस से होना चाहिए से रेगुलर सेविंग, राइट। एल से होता है रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर लैंडिंग। आर से होता है रेगुलर रिकवरीज, राइट। और लास्ट में बी से होता है बुक मेंटेनेंस। बी से क्या होता है सर, बुक मेंटेनेंस, राइट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक अकाउंट। अगर ग्रुप ये 5 रूल फॉलो कर रही है ना कम से कम 3 से 6 महीने तक, यदि ग्रुप 5 रूल फॉलो कर रही है 3 to 6 मंथ, तभी उन्हें रिवॉल्विंग फंड मिलेगा। तो सर हमने क्या क्या सीखा, हमने ये फंड का नाम बताया आपको, फंड का नाम होता है सर रिवॉल्विंग फंड, राइट। पर्पस ये है कि लैंडिंग को मजबूती देना, जो हमारा इंटरनल लैंडिंग है, राइट, इसको मजबूती देना, और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना, बिल्ड द क्रेडिट हिस्ट्री। हमने अमाउंट भी आपको बताया 10,000 से लेकर 15,000 तक स्मार्टफोन का प्राइस है। और सर पंचसूत्र को प्रैक्टिस करना है MSLRB, राइट, मीटिंग, सेविंग, लैंडिंग, रिकवरी एंड बुक मेंटेनेंस। क्लियर है सर? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। एवरी एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस्ड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है सर, एक केस स्टडी फॉर्मेट में सवाल आया था। आइए इसको डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स एक और शानदार एमसीक्यू डिकोड करने वाले हैं। मिस्टर शर्मा परचेज अ डीडी ऑफ 50,000 रुपीज फेवरिंग टेक विजन इलेक्ट्रॉनिक। द डीडी इज लॉस्ट एंड ही रिक्वेस्ट स्टॉप पेमेंट एंड एन इमीडिएट डुप्लीकेट। व्हाट शुड द बैंक डू? बैंक क्या करे? इमीडिएटली स्टॉप पेमेंट एंड इशू एन डुप्लीकेट ऑन परचेजर रिटर्न रिक्वेस्ट। A DD cannot ordinarily be stopped. A duplicate may be issued after an indemnity bond with suitable surety. Stop payment and wait 14 days before issuing a duplicate. Insist on an NOC from the payee before taking any action. बहुत अच्छा सवाल है सर। इसका मैं आपको सही जवाब बता देता हूं। सही जवाब है सर हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। DD cannot ordinarily be stopped. A duplicate may be issued after an indemnity bond with suitable surety. तो आइए सर इसको ना एकदम लेमन टर्म में समझते हैं, राइट। तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट सर, लेकिन सवाल ये कर रहा है कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट में एक बेसिक फर्क होता है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द चेक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड ड्राफ्ट। क्या फर्क होता है सर? देखिए चेक और डीडी में एक फर्क होता है कि चेक भैया हमारे पोस्ट पेड होते हैं, राइट, और डीडी जो होते हैं वो प्रीपेड होते हैं, राइट। तो जब मिस्टर शर्मा चेक इशू करते हैं, शर्मा जी हमारे चेक इशू करते हैं, राइट, तो पैसा उनके अकाउंट में होता है, ओके। तो अगर चेक खो गया तो वो बैंक को कॉल करके स्टॉप पेमेंट बोल सकते हैं। चेक मान लीजिए खो जाए ना, बैंक को कॉल करेंगे और बोलेंगे स्टॉप पेमेंट। लेकिन सर डीडी बनवाने के लिए ना मिस्टर शर्मा ने ₹50,000 पहले ही बैंक को दे दिए हैं, राइट। इन्होंने पहले ही बैंक को दे दिए हैं 50,000, राइट। अब डीडी बैंक की खुद ही एक बीडी जो होती है बैंक की एक प्रीपेड गारंटी होती है। डीडी इज अ काइंड ऑफ प्रीपेड गारंटी। अभी बताया ना सर, डीडी प्रीपेड गारंटी होती है, राइट। डीडी प्रीपेड गारंटी है तो ये बन चुकी है कि जिस जगह जिसके हाथ में ये ओरिजिनल पेपर आएगा बैंक उसे पैसा दे देगा, जिसको बोलते हैं एचडीसी यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स। भैया डीडी जिसके हाथ में जाएगा यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा, बैंक उसे पैसा दे देगी, यही होता है सर। ठीक है, अगर बैंक मिस्टर शर्मा के कहने पर डीडी स्टॉप कर देना और बाद में कोई जेन्युइन आदमी ओरिजिनल डीडी ले आए तो बैंक को अपनी जेब से उसको भी पैसा देना पड़ेगा, यानी बैंक को डबल पेमेंट करना पड़ेगा सर। अब मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने बोला भैया बैंक मेरा डीडी खो गया है, इसको बंद कर दो, ठीक है। मान लीजिए बैंक ने डीडी बंद कर दिया और सर अभी आपको बताया कि डीडी प्रीपेड गारंटी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बैंक को पैसा देना ही देना है। अब मान लीजिए कल को वो डीडी को लेके आ गया, बैंक के पास लेके आ गया कि लो हमको पैसा दो, तो बैंक को उसको भी पैसा देना पड़ेगा और प्लस मिस्टर शर्मा को तो पैसा लौटाना ही है, तो बैंक का डबल पेमेंट हो जाएगा। तो हम डीडी को स्टॉप नहीं करते, इसीलिए बैंक कहता है भैया हम डीडी को स्टॉप नहीं करेंगे, राइट, पर हम आपको डुप्लीकेट डीडी दे देंगे। क्या देंगे सर आपको? हम डुप्लीकेट डीडी दे देंगे। शर्त यही है कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड, शर्त यह है कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड यानी गारंटी बॉन्ड और श्योरिटी साइन करके दो कि अगर फ्यूचर में ओरिजिनल डीडी क्लियर हो गया तो आप बैंक को नुकसान की भरपाई करोगे, समझे। तो इंडेमनिटी बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ता है किसको? डीडी वाले को, जिसने डीडी बनवाया है, कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में वो पार्टिकुलर ओरिजिनल डीडी का चेकआउट हो गया, आप मुझे नुकसान भरपाई करोगे, ये होता है सर।
तो इसको अगर एग्ज़ाम में याद रखने का 2 ज़बरदस्त हैक लाया हूँ सर। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड मेट्रो कार्ड हैक या प्रीपेड मेट्रो कार्ड। ऐसे समझिए, अगर आपकी चेकबुक खो जाए, राइट, प्रीपेड मेट्रो कार्ड, अगर आपकी चेकबुक खो जाए, तो वो एक खाली कागज़ जैसा है, राइट? लेकिन राइट, लेकिन मान लीजिए आराम से कैंसल हो जाएगा। लेकिन सर डीडी को समझिए ना, एक रिचार्ज मेट्रो कार्ड है, राइट? जैसा कि जिसमें 50,000 का बैलेंस भरा हुआ है। कितने का बैलेंस है सर? 50,000 का बैलेंस है, प्रीपेड मेट्रो कार्ड। तो बैंक इसको तब तक आराम से कैंसल या डुप्लीकेट नहीं करेगा जब तक आप उसे गारंटी ना दो। तो बैंक को आप क्या दोगे? गारंटी, राइट? और तब जाके बैंक क्या करेगा? उसको आराम से कैंसल करेगा या उसको डुप्लीकेट करेगा। राइट। तो इसको एक तरीका बताता हूँ आपको याद रखने का, तो ये होता है डीडी रूल, यानी डोंट स्टॉप पेमेंट ऑर्डिनरली डिमांड एंड इंडेमनिटी। तो सर एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ 2 तरह से खेलेगा। अब आइए ट्रैप की बात कर लेते हैं। तो पहला ट्रैप होता है सर चेक रूल ट्रैप। क्या कौन-सा रूल सर? चेक रूल ट्रैप। तो ऑप्शन आपको लालच देगा कि इमीडिएटली स्टॉप पेमेंट। वो बोलेगा कि इमीडिएटली स्टॉप पेमेंट, राइट। ये रूल सिर्फ चेक पे अप्लाई होता है। दिस रूल ओनली अप्लाई टू द चेक। दिस रूल डज़ नॉट अप्लाई टू द डीडी। और सर दूसरा ट्रैप होता है, इसको बोलते हैं एनओसी फ्रॉम पेयी ट्रैप। एनओसी फ्रॉम पेयी ट्रैप, ठीक है? ऑप्शन कहता है, अब जरा 1 मिनट ऑप्शन में आपको ले चलता हूँ। सर ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है इस क्वेश्चन का? वो कह रहा है कि इंसिस्ट ऑन एनओसी। अब देखिए सर, ये कहता है कि टेक विज़न इलेक्ट्रॉनिक यानी पेयी, यही ना पेयी है हमारा, राइट? टेक विज़न इलेक्ट्रॉनिक से एनओसी लाओ। ये गलत है सर, क्योंकि डीडी मिस्टर शर्मा से रास्ते में ही खो गया, टेक विज़न तक अभी पहुँचा ही नहीं था। अगर डीडी टेक विज़न को मिलने के बाद खोता ना, तब टेक विज़न की इंडेमनिटी या एनओसी लगती। अब सर ध्यान से सुनिए, आईआईबी अब इस टॉपिक को लेकर ना एक डायरेक्ट टाइम लिमिट वाला सवाल पूछता है। वो होता है सर डुप्लीकेट डीडी का टाइम, ठीक है? डुप्लीकेट डीडी का टाइम। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर परचेज़र सारे डॉक्यूमेंट, यानी जो डीडी का परचेज़र है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यानी इंडेमनिटी या श्योरिटी सबमिट कर देता है, जो कि बैंक माँगती है, तो बैंक को 14 डेज़ मिलता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। कितना दिन मिलता है सर? 14 डेज़ के अंदर डुप्लीकेट डीडी इश्यू करना है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। और सर दूसरी बात पेनल्टी, अगर मान लीजिए ना बैंक ने 14 डेज़ से ज़्यादा समय लिया, मोर दैन 14 डेज़ लिया, तो बैंक को डिले पीरियड के लिए ना कस्टमर को एप्लीकेबल आरओआई पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये 2 ट्रैप भी याद रखिएगा। तो हमने क्या-क्या बताया सर? हमने आपको इंस्ट्रूमेंट का नेचर बताया डीडी। डीडी इज़ अ बैंक ओन्ड प्रीपेड ऑब्लिगेशन। ये बैंक का अपना प्रीपेड ऑब्लिगेशन है, राइट? अब आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। नॉर्मल चेक, परचेज़र लाइक नॉर्मल चेक, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, राइट? और इसके डुप्लीकेट यदि आपको डीडी इश्यू करना है, तो डुप्लीकेट के लिए आपको इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए, मैंने आपको बताया। इंडेमनिटी बॉन्ड प्लस श्योरिटी चाहिए। और सर्विस रूल भी बताया कि इसको इश्यू करना है, इसको डॉक्यूमेंट आपको मिल गया, बैंक को इंडेमनिटी बॉन्ड और श्योरिटी मिल गया, उसके 14 डेज़ के अंदर आपको डुप्लीकेट डीडी इश्यू कर देना है। दैट इज़ द कांसेप्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपनी पीपीबी के पीडीएफ कोर्स की ओर। फ्रेंड्स, इस कोर्स के अंदर आपको मिलता है हर एक वो चीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसके माध्यम से आप प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थ्योरी पीडीएफ है, एमसीक्यूज़ पीडीएफ का फ़ोल्डर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हमने मई 2023 से लेकर अभी तक जितने भी 6 से 7 एग्ज़ाम हुए हैं, सब ऐड कर रखे हैं। केस स्टडीज़ के फुल पीडीएफ हैं। कैप्सूल कंटेंट में आपको लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन पीडीएफ मिलता है और ये सब पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख भी सकते हैं। एमसीक्यूज़ पीडीएफ के अंदर आपको केस स्टडीज़ पीडीएफ, जितने भी प्रत्येक बुक के प्रत्येक लाइन से पीडीएफ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, 900 पेजेज़ का किताब है, सभी से क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप यदि इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, आप इसे मोबाइल पे और ऐप पे, मोबाइल पे और पीसी पे दोनों पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद ड्रॉ बिल ऑर्डरिंग बासु टू पे 20,000 सॉरी 2 लाख टू चांद आफ्टर 90 डेज़। यानी आनंद ने बासु को एक बिल बनाया कि तुम 2 लाख रुपया पे करो चांद को 90 दिन के बाद। बासु ने एक्सेप्ट किया और चांद ने ट्रांसफर कर दिया कंसिडरेशन टू दिव्या, हू टेक इट इन गुड फेथ। तो सर पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है, हु आर द पार्टीज। तो देखिए, कह रहा है कि आनंद ड्रॉई है, बासु ड्रॉर है, दिव्या होल्डर है। आनंद ड्रॉर है, बासु ड्रॉई है, दिव्या एचडीसी है। मतलब आपको पार्टीज देखना है कि भैया यहाँ पे जो 3 पार्टीज है वो कौन-कौन है। और सर एक बार वीडियो को पॉज़ करें, अपना दिमाग को अप्लाई करें थोड़ा। अब मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर बी, राइट। लेकिन इतने सारे नाम देकर कन्फ्यूज़ होना नहीं है। आइए इसको सिंपल एबीसीडी स्टोरी से समझते हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट।
तो इस पूरे ट्रांज़ैक्शन को ना 4 स्टेप की फ़िल्म की तरह देखिए, जिसमें 4 कैरेक्टर हैं ए, बी, सी और तो फ्रेंड्स इसको इस पूरे ट्रांज़ैक्शन को 4 स्टेप की फ़िल्म की तरह देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे समझिए ए, बी, सी और डी, राइट? ए, बी, सी और डी 4 कैरेक्टर है एक फ़िल्म में। तो सर आनंद, आनंद जो है ना ये बॉस है, ओके? तो आनंद ने एक पेपर पर ऑर्डर लिखा कि आनंद ने एक पेपर पे ऑर्डर लिखा, वासु तुम 2 लाख रुपया दोगे। तुम 2 लाख जो है वो तुम दोगे, राइट? तो जो इंसान बिल बनाता है ना या ऑर्डर लिखता है ना, उसे हम ड्रॉवर बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे जो आनंद भैया हैं, वो ड्रॉवर हो गए क्योंकि वो बासु को बोल रहे हैं कि तुम 2 लाख दोगे। ठीक है, तो आनंद बॉस हो गया यानी ड्रॉवर हो गया। अच्छा बासु की बात कर लें, ये बी हो गए हमारे। ये पेयर हैं, ये कौन है सर? पेयर। बासु वो इंसान है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो सर उस बिल ड्रॉ हुआ है, उसका उस पर बिल ड्रॉ हुआ है, बासु पर बिल ड्रॉ हुआ है, राइट? तो इसीलिए वो क्या हो गया, बासु को बोलते हैं ड्रॉई, समझे? तो जब बासु उस पेपर पे साइन करके लिख देगा ना एक्सेप्टेड, बासु को लिखना पड़ेगा सर, एक्सेप्टेड साइन करके लिखना पड़ेगा। तो तब से वो एक्सेप्टर भी बन जाता है। तब से वो क्या बन जाता है? एक्सेप्टर बन जाता है। तो सर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को यदि आप देखिएगा ना, तो एक होगा हमारा ड्रॉवर, यानी ड्रॉवर को कभी-कभी बियरर भी बोलते हैं या ड्रॉवर को हम लोग सप्लायर भी बोलते हैं, राइट? वो गुड सप्लाई करेगा और एक होगा सर ड्रॉई, राइट? ड्रॉई यानी डेटर होता है, जो डेट लिया है, जो लोन लिया है, राइट? और वो पेयर भी होता है या इसको आप कह सकते हैं कस्टमर भी बोल सकते हैं, ड्रॉई, ठीक है? ये क्या करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करते हैं। ये इश्यू कौन करेगा सर? ड्रॉवर ही इश्यू करेगा। ड्रॉवर ही बीओई इश्यू करता है। और सर ये क्या होता है ना, एक और यहाँ पे होता है पेई, राइट? तीसरा बंदा होता है पेई, पेई यानी क्रेडिटर। ठीक है। यूजुअली द ड्रॉर जनरली ड्रॉर ही होता है। तो चलिए हमने आनंद देख लिया, बासु देख लिया और तीसरा है हमारा चाँद, इसको बोलते हैं सी यानी रिसीवर। तो आनंद ने ऑर्डर दिया था कि पैसा चाँद को मिलना चाहिए, यानी जिसके नाम पे बिल लिखा हो ना, इसे पैसा मिलेगा वो पेयी होता है। तो किसके नाम पे लिखा हुआ था? चाँद के नाम पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे चाँद है हमारा रिसीवर, अमित ने ऑर्डर दिया था कि पैसा चाँद को मिलना चाहिए, जिसका नाम बिल पे लिखा हो ना, इसे पैसा मिलेगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं पेयी, ठीक है? और सर दिव्या कौन है? ठीक है, दिव्या है वीआईपी, दिव्या को बोलते हैं हम लोग वीआईपी। अब चाँद को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने यह बिल दिव्या को दे दिया और बदले में उससे कुछ वैल्यू कंसिडरेशन ले ली, ठीक है? तो ये चाँद है और ये दिव्या है, तो दिव्य चाँद ने क्या किया दिव्या को कि ये बिल दिव्या को दे दिया और बदले में उसने क्या ले लिया? कुछ कंसिडरेशन ले लिया, राइट? तो दिव्या को नहीं पता था कि इस बिल के पीछे कोई फ्रॉड या प्रॉब्लम है। शी टूक इट इन गुड फेथ, उन्होंने तो गुड फेथ में लिया ना, राइट? जब कोई इंसान वैल्यू देकर गुड फेथ में मैच्योरिटी से पहले कोई इंस्ट्रूमेंट लेता है ना, तो कानून उसको वीआईपी स्टेटस देता है और उसको हम लोग बोलते हैं एचडीसी। तो दिव्या हमारी वीआईपी हैं। क्या-क्या बताया सर 3 कंडीशन? पहला बताया सर कि वैल्यू देकर यानी इन कंसिडरेशन, दूसरा क्या बताया? गुड फेथ, ठीक है? और तीसरा क्या बताया? मैच्योरिटी से पहले यानी बिफोर मैच्योरिटी। यदि ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो ना सर, तो उसको बोलते हैं हम लोग एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, वैल्यू, गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी। अब सर एग्जाम में एबीसीडी देखते ही ना ये हैक याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं एबीसीडी हैक, यानी आनंद। आनंद कौन है हमारा भैया? आनंद है ऑथर ऑफ द बिल। ए से आनंद, ए से ऑथर, राइट? ऑथर। तो ऑथर यानी कि हमारा ड्रॉवर हो जाएगा, जो बिल बनाता है। अच्छा बी, बी से क्या होता है? बसु, बसु से बोलिए बकरा। बकरा, बकरा समझते हैं ना सर? बकरा जिसकी जेब से एक्चुअल पैसा कटेगा, राइट? तो यानी ड्रॉई, यानी बकरा यानी ड्रॉई। तो बासु बकरा है, वो ड्रॉई हो गया। अच्छा चाँद, चाँद को बोलिए सर, चाँद कौन है? कैचर। चाँद कौन है? सी से चाँद, सी से याद रखिए कैचर, यानी कैचर ऑफ द मनी इनिशियली यानी पेई। चाँद हमारा पेई है। अच्छा दिव्या कौन है? दिव्या है डी से दिव्या, डी से बोलिए डिजर्विंग पर्सन, जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है। ये वीआईपी हैं एचडीसी। अब सर एग्जामिनर ना आपको 2 ट्रैप में फँसाएगा। पहले तो ड्रॉवर और ड्रॉई में कन्फ्यूजन होता है सर, कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है? तो ड्रॉवर यानी ड्रॉ करने वाला, बनाने वाला, ड्रॉई, ड्रॉई में डबल ई लिखता है। तो डबल ई सफिक्स का मतलब कि जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, राइट? जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, जिसे पे करना है, इसमें उल्टा मत कर दीजिएगा। अच्छा उसी तरह एक होता है हमारा होल्डर और एक होता है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट? अगर दिव्या को ये बिल रास्ते में पड़ा हुआ मिलता ना या चाँद उसे फ्री में गिफ्ट देता, तो वो होल्डर होते। ध्यान से सुनिएगा सर, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में हमको लगता है एक ही जैसा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए दिव्या को ये जो बिल है, वो रास्ते में पड़ा हुआ मिलता, तो दिव्या होती होल्डर या चाँद उसे फ्री में दे देता तो वो होती होल्डर। तो फिर लेकिन सर एचडीसी बनने के लिए ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। वैल्यू बोला था ना, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन।
ठीक है? बदले में कुछ दो और गुड फेथ होना चाहिए, राइट? क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली बोला है सर, क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बार पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन में कि ट्रांसफर इट फॉर कंसिडरेशन, देखिए लिखा है ट्रांसफर इट फॉर कंसिडरेशन टू दिव्या। तो सर यहाँ पे क्लियर हो गया कि एचडीसी है, समझ रहे हैं ना? ये एचडीसी है। तो सर याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो जो अगला सवाल बन सकता है यहाँ से, आप समझ में आया? आनंद ड्रॉर है, बासु ड्रॉई है, दिव्या होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, चाँद के बारे में नहीं बोला है, चाँद हमारे पेई होंगे। क्लियर है सर? अच्छा, अगला आगे सवाल बन सकता है सर, इन एनआई एक्ट का जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जैसे सेक्शन नंबर 7 नोट कर लीजिए सर, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? कि ड्रॉर कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा, पेई कौन होगा, ये सेक्शन 7 डिफाइन करता है। सेक्शन नंबर 8 ये होल्डर डिफाइन करता है, डिड इज डिफाइन द होल्डर। सेक्शन नंबर 9 इज डिफाइन द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिव्या एचडीसी है ना, तो उसका टाइटल चांद से भी बढ़िया है। अगर चांद ने बिल फ्रॉड से भी लिया होता ना, तो भी दिव्या अपना पैसा वासु से लीगली रिकवर कर सकती है। याद रहेगा सर? तो ड्रॉर होता है हमारा बिल मेकर, ड्रॉई होता है जिसको जो जिसका बकरा, राइट? एक्सेप्ट एक्सेप्ट लायबिलिटी, पेई यानी कि नेम टू रिसीव पेमेंट, एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में 3 कंडीशन है सर, कंसिडरेशन, गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी। हमने सभी एस्पेक्ट को कवर कर लिया। इसके अलावा कुछ भी सवाल नहीं आ सकता सर इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए अगले कंसेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। सर सवाल क्या कर रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ेंगे सर, इनकरेक्ट बोला गया है रिगार्डिंग आरबीआई रेगुलेटेड अकाउंट एग्रीगेटर। ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विद एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट एंड सपोर्ट रियल टाइम रिस्पॉन्स। बी कर रहा है इट मे सिक्योरली स्टोर रिट्रीव्ड कस्टमर फाइनेंशियल डेटा अप टू 90 डेज। सी कर रहा है इट रिड्यूस पेपर ट्रायल एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। डी कर रहा है इट कैन नॉट यूज कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर पर्पज अदर देन कंसेंटेड शेयरिंग विद स्पेसिफाइड रेगुलेटेड एंटिटी। बहुत अच्छा सवाल है सर। पहले मैं आपको इसका सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गलत है, राइट? लेकिन ऐसा क्यों? आखिर दोस्तों ए आखिर काम कैसे करता है? आइए इसको एकदम लेमन टर्म में समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी नए बैंक बैंक से लोन लेना है। पहले आप क्या करते हैं सर? या अपना पुराना बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं या पीडीएफ भेजते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और फ्रॉड का रिस्क भी ज़्यादा था। हम लोग डबल ए की बात कर रहे हैं, अकाउंट एग्रीगेटर। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने बनाया डबल ए को। आज ये क्या है ना, एक डिजिटल पोस्टमैन है। ए को समझिए, दिस इज द काइंड ऑफ डिजिटल पोस्टमैन, राइट? ये एक तरह का डिजिटल पोस्टमैन है, राइट? ये या एक डाटा पाइप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है सर? डेटा के पाइप की तरह ये काम करता है, राइट? तो जब आप अपनी कंसेंट, ध्यान से समझिएगा सर, ए ना डिजिटल पोस्टमैन है एक तरह का। जब आप अपनी कंसेंट यानी कि सहमति देते हैं, आपने क्या दिया सर? कंसेंट दिया यानी सहमति दिया। तो ये आपका ना करंट बैंक यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से डेटा उठाता है और सीधा लोन देने वाले बैंक को दे देता है। तो जब आप इसको कंसेंट देते हैं, किसको कंसेंट दिए? डबल ए को। तो डबल ए क्या करता है कि आपके बैंक से डेटा को उठाया, जो आपके फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं, और डेटा को उठा के ना सीधा लोन देने वाले लोन गिविंग बैंक को डेटा प्रोवाइड कर देता है, राइट? लोन गिविंग बैंक को, राइट? सब कुछ एन्क्रिप्टेड होता है, एवरीथिंग इज एन्क्रिप्टेड। समझे? सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर इस डेटा को ना तो देख सकती है, यानी ब्लाइंड होती है सर, ये अपने नहीं देख सकती है। इट इज ब्लाइंड टू योर डेटा। और ना ही किसी को बीच बेच सकती है। इट कैन नॉट नाइदर इट कैन नाइदर सी और नॉर क्रॉस सेलिंग भी नहीं कर सकती सर। ऐसा नहीं कि आपका डेटा लिया और कहीं बेच दिया, ना ना ना, वो भी नहीं कर सकती। और नहीं अपने पास स्टोर करके रख सकती है। नाइदर दे कैन स्टोर इट, स्टोर भी नहीं कर सकती, क्रॉस सेल भी नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती। कंसेंट बेस्ड पास थ्रू कंड्यूट है। एक लाइन में बोलें तो क्या होता है सर? कंसेंट बेस्ड पास थ्रू कंड्यूट, राइट? तो एग्जाम में डबल ए की प्रॉपर्टी याद रखने के लिए ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद रखिए सर। इसको मैं ज़ोमैटो या स्विगी के माध्यम से आपको याद कराता हूँ। सोचिए ना कि डबल ए एक फूड डिलीवरी पार्टनर है। क्या है सर? फूड डिलीवरी पार्टनर, राइट? रेस्टोरेंट यानी आपका बैंक, रेस्टोरेंट से खाना एक सील्ड डब्बे में निकलता है और सीधा कस्टमर तक पहुँचता है, राइट? तो ये होता कैसे है देखिए, कि एक ज़ोमैटो का एग्जांपल ले लीजिए कि जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट यानी कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट ले लीजिए, ये रेस्टोरेंट रहा, राइट? और रेस्टोरेंट यानी कि आपका बैंक, ओके? वहाँ से खाना निकला, खाना, खाना को ले लीजिए डाटा, डाटा निकला और कहाँ पहुँचता है सर? सीधे कस्टमर यानी कस्टमर तक पहुँचता है, यानी लोन देने वाले बैंक तक, राइट? लोन देने वाले बैंक तक पहुँचता है। क्या डिलीवरी बॉय खाना खुद खा सकता है? नहीं खा सकता सर। ही कैन नॉट रीड द डेटा। क्या वो खाना अपने फ्रिज में 2-3 दिन के लिए स्टोर कर सकता है? नहीं सर, डेटा स्टोर भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेफली डिलीवर करता है।
बस यही अकाउंट एग्रीगेटर का एग्जाम्पल है। तो सर यहाँ पे ना एग्जाम का सबसे बड़ा जाल फिंचा हुआ है। ऑप्शन बी जरा देखिए ना इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी में क्या लिखा है इन्होंने? जरा पढ़िए तो। लिखा है ना कि इट में सिक्योरली स्टोर रिट्रीव कस्टमर फाइनेंशियल डेटा फॉर अप टू 90 डेज। सर यही तो है ट्रैप। ऑप्शन बी में लिखा है कि 90 दिन तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। सर यहाँ पे वर्ड सिक्योरली पढ़ के ना हमें लगता है कि हाँ यार 90 दिन तक तो स्टोर कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं सर। डबल ए कोई गूगल ड्राइव नहीं है। डबल ए इज नॉट अ गूगल ड्राइव, राइट? जीरो स्टोरेज इज अ रूल। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जीरो स्टोरेज, राइट? ये डेटा को बिल्कुल भी स्टोर नहीं रख सकता। और सर एग्जाम में डबल ए से रिलेटेड ना ये 3 टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिएगा सर, बहुत काम आता है। एक तो होते हैं हमारे एनबीएफसी डबल ए, राइट? एनबीएफसी डबल ए। सर अकाउंट एग्रीगेटर को ना आरबीआई रेगुलेट करता है एज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी कॉल्ड एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है? तो अब एक तो ये याद रखिएगा। फिर एक होता है सर एफआईपी, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। वो बैंक जहां आपका पैसा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि एसबीआई जहां पे आपका सैलरी अकाउंट है। फिर एफआईयू, एफआईयू होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट। वो एंटिटी जिसको आपको डेटा चाहिए उसको बोलते हैं एफआईयू। तो भैया डबल ए करता क्या है कि एफआईपी से डेटा लिया और एफआईयू को डेटा दिया और बीच में हमारा डबल ए आता है। ये बैंकिंग टर्म है। एफआईपी यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एफआईयू यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। भैया एक प्रोवाइडर है और एक हमारा यूजर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाला और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने वाला। तो चलिए सर फटाफट की पॉइंट को लॉक कीजिए। क्या क्या पॉइंट बताया? क्या होता है सर? ये होता है हमारा कंसेंट बेस्ड पास थ्रू होता है। क्या ये डेटा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। डेटा एनक्रिप्टेड होता है सर। अच्छा, क्या ये डेटा स्टोर कर सकता है? बिल्कुल नहीं सर। पास थ्रू कंड्यूट है। क्या ये क्रॉस सेल कर सकता है? नहीं सर। ये इट कैन नॉट यूज योर डेटा टू सेल योर म्यूचुअल फंड ऑफ क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल नहीं। आपको क्रेडिट कार्ड म्यूचुअल फंड बेचने के लिए डेटा को स्टोर भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। आई होप दोस्तों इससे ऊपर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। डबल ए के बारे में सारा पॉइंट आपको समझा दिया। बाकी सब के सब ऑप्शन सही है, दूसरा में गड़बड़ है सर। आइए को अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडीज है आपके सामने, राइट? जहां पे 90% कैंडिडेट गलत करते हैं। आइए सर, एक ये क्वेश्चन कर रहा है कि ज्वाइंट अकाउंट करंट अकाउंट, ज्वाइंट करंट अकाउंट है सर, आकाश बिनोय एंड चिराग इज ऑपरेटेड एज एनी टू ज्वाइंटली। चिराग का डेथ हो गया, आकाश एंड बिनोय प्रेजेंट अ चेक साइंड बाय बोथ। व्हाट शुड द बैंक डू? बैंक क्या करे यहाँ पे? ऑनर इट बिकॉज टू सर्वाइविंग होल्डर हैव साइंड, रिटर्न इट एंड परमिट ऑपरेशन आफ्टर अ फ्रेश सर्वाइवर मैंडेट, stop operation because death revoke the mandate, balance is payable to survivor and legal heir jointly, transfer the balance to a disease claim suspense account and always insist on succession certificate। सर थोड़ा समय दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर सोचें। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? स्टॉप ऑपरेशन बिकॉज डेथ रिवोक द मैंडेट, बैलेंस इज पेबल टू सर्वाइवर। पर ज्यादातर लोग ना ऑप्शन ए और टिक करते हैं। क्यों करके टिक आते हैं? आइए आज इसका पहले कंसेप्ट मैं आपको डिकोड करता हूं। सर मान लीजिए आकाश, बिनोय और चिराग ने मिलकर एक बैंक अकाउंट खोला। भैया ए बी सी इन्होंने मिलकर क्या खोला? बैंक अकाउंट खोला, राइट? और बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बैंक के साथ इन्होंने क्या साइन किया सर? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, राइट? कि हम तीनों में से कोई भी जो दो लोग साइन करेंगे तो पैसा निकल निकल जाएगा। मतलब एनी वन एनी टू, राइट? हम तीनों में से कोई भी दो साइन करेंगे तो पैसा निकल जाएगा। अब सर ध्यान से सुनिए बैंक का बेसिक लॉ। बैंक का बेसिक लॉ पता है क्या कहता है? कहता है भैया कि मैंडेट इज अ लिविंग कॉन्ट्रैक्ट। मैंडेट जो होता है वो एक लिविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बैंक का बेसिक लॉ है। जैसे ही किसी एक जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, भैया मान लीजिए कि चिराग की डेथ हो जाए, राइट? तो वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट यानी मैंडेट उसी सेकंड रिवोक हो जाती है। चिराग की डेथ हो जाने पे ना मैंडेट जो हो जाती है वो रिवोक हो जाती है, राइट? अब आकाश और बिनोय भले ही दो अलग लोग हैं, पर जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें पावर मिली थी ना वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गई है। इसीलिए बैंक तुरंत उस अकाउंट का से डेबिट ऑपरेशन स्टॉप कर देगा। यानी बैंक क्या करेगा? तुरंत डेबिट को रोक देगा, राइट? और क्योंकि सर अब क्यों रोकेगा? क्योंकि अब उस अकाउंट में पड़े हुए पैसे पर चिराग का परिवार यानी लीगर हायर का भी हक है। बैंक आकाश और बिनोई को अकेले पैसा नहीं दे सकता। पेमेंट सर्वाइवर और चिराग के लीगर हायर को जॉइंटली दी जाएगी। यानी जो पेमेंट दी जाएगी ना सर, क्योंकि चिराग की डेथ हो गई है तो क्योंकि सर अब उस अकाउंट में पड़े हुए पैसे पर चिराग के परिवार का भी हक हो जाता है। यानी जो चिराग के जो लीगल हियर है ना, राइट, उनका भी हक है। और प्लस ये जो हमारे बीसी हैं उनका तो ए बी है, उनका तो है ही है, राइट? आकाश और बिनोई का। तो एग्जाम में इस रूल को याद रखने के लिए ना एक सिंपल तरीका है। इसको ना 3 लेग स्टूल रूल बोलते हैं। एक स्टूल है जिसका 3 लेग है, राइट? एक स्टूल के 3 लेग हैं, आकाश, बिनोय और चिराग। अगर एक लेग मान लीजिए टूट जाए, राइट,
यानी डेथ हो जाए तो स्टूल गिर जाएगी। ऐसा होगा क्या सर कि बी और सी पे ये स्टूल खड़ी रहेगी? नो, दिस विल नॉट हैपन। आपके बचे हुए 2 लेग पर स्टूल को बैलेंस नहीं कर सकते। डेथ ऑफ वन इज इक्वल टू कोलैप्स ऑफ द होल मैंडेट। प्लीज़ याद रखिएगा सर। एग्ज़ाम का ट्रैप सुन लीजिए। एग्ज़ाम में एक ट्रैप आता है, आप ज़रा ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन एक तरह का ट्रैप ही है जो कि इन्होंने दे रखा है। वो क्या लिखा है देखिए, आपको लगेगा ऑप्शन ए को ज़रा देखिए क्या कह रहा है, ऑनर इट बिकॉज़ 2 सर्वाइविंग होल्डर हैव साइन। अरे कंडीशन थी कि कोई भी 2 साइन करें। आकाश और बिनोय 2 लोग हैं, तो चेक पास कर दो। सर ये प्रैक्टिकल बैंकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। मैथ मैथ काम नहीं आएगा सर, लॉ ऑफ एजेंसी काम आएगा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉ ऑफ एजेंसी। मतलब कि डेथ मतलब अकाउंट फ्रोजन फॉर डेबिट। और सर आप सोचिए, अगर आकाश, बिनोय और चिराग चाहते हैं कि किसी एक के मरने पर बाकी लोग अकाउंट चला सकें या पैसा निकाल सकें, तो उन्होंने उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो सर उन्हें अकाउंट खोलते वक़्त ना एक सर्वाइवरशिप क्लॉज़ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ता है सर? सर्वाइवरशिप क्लॉज़, राइट। अगर अकाउंट आइदर सर्वाइवर या एनीवन और सर्वाइवर मोड में होता, मान लीजिए आइदर सर्वाइवर होता या एनीवन सर्वाइवर होता, राइट, तब ऑपरेशन स्टॉप नहीं होता सर, तब ऑपरेशन स्टॉप नहीं होता। डेथ सर्टिफिकेट दिखा के बचे हुए लोग आराम से बैलेंस निकाल सकते थे, राइट। आप डेथ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कि भैया इनका तो डेथ हो गया है, तो फिर वो निकाल सकते थे। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, तो लिखा है एनी टू जॉइंटली, क्वेश्चन को पढ़िए, एनी टू जॉइंटली, राइट। कोई सर्वाइवर क्लॉज है नहीं, इसीलिए कानून लीगल ईयर को बीच में लाएगा, राइट। फटाफट की पॉइंट को लॉक कर लीजिए दिमाग में। मैंडेट डेथ रूल, पहले आपको क्या बताया सर? मैंडेट डेथ रूल, यहाँ देखिए, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस। मैंडेट इज अ लिविंग कॉन्ट्रैक्ट, राइट। डेथ, इंसैनिटी, सर तीनों केस होता है, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो इंसैनिटी हो, राइट, या वो आपका मान लीजिए इंसॉल्वेंसी हो, राइट। इन तीनों के तीनों केस में किसी भी पार्टनर के जॉइंट होल्डर इंस्टेंटली अकाउंट मैंडेट को रिवोक कर देते हैं। इसको बोलते हैं मैंडेट डेथ रूल। दूसरा सर, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लाउज, सर्वाइवरशिप क्लाउज के बिना अकाउंट ऑपरेशन को तुरंत रोक देना है। और क्लेम सेटलमेंट, जो बैलेंस है वो जॉइंटली सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर को पे किया जाएगा और उनके लीगल हियर को पे किया जाएगा। आई होप ये चीजें याद हो गई। क्लेम का सेटलमेंट कैसे होता है वो भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? तो सर सवाल ये कर रहा है कि एक कमिटी है जो कि अपॉइंटमेंट रिकमेंड करती है सीआईसी का, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर द आरटीआई एक्ट। वो कमिटी को कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब लेकिन इस कमिटी में यही 3 लोग क्यों हैं? आइए इसको एकदम लेमन टर्म में समझते हैं। सर राइट, आरटीआई के हेड ऑफिस को सीआईसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। प्लीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा आरटीआई है ना, इसका जो एचओ होता है, इसको हम लोग सीआईसी बोलते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यहाँ का सबसे बड़ा जो बॉस होता है ना सर, वो होता है हमारा कमिश्नर। सर इसी तरह से ना हमारा जो कोर्स है एकदम आसान भाषा में, लेमन टर्म में आपको समझाया जाता है। बिल्कुल भी दिमाग पे लोड नहीं देना है। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए। बस आपको डेली वीडियो लेक्चर देखना है और उसपे क्विज़ अटेम्प्ट करना है। क्विज़ में देखना है कि भैया आपको 60% ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। और यदि आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे ना सर, क्यों नहीं 60% आएगा? तो यदि आप डिटेल जानकारी चाहिए ना आपको हमारे कोर्स के बारे में, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वापस आते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो भैया आरटीआई का जो हेड ऑफिस है वो हमारा सीआईसी है, और सीआईसी के जो सबसे बड़े बॉस होते हैं वो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। अब सोचिए, ये इतनी पावरफुल पोस्ट है कि आरटीआई के तहत ये सरकार से कोई भी जवाब मांग सकती है। तो इसको चुनेगा कौन? बहुत पावरफुल पोस्ट है सर सीआईसी की, सरकार से जवाब मांगती है। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, राइट, तो हो सकता है कि वो ऐसी ऐसे ऐसे इंसान को बैठा दें कि सरकार के खिलाफ कोई आरटीआई पास ही ना करे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के तहत 3 मेंबर कमिटी बनाई गई। क्या बनाई गई सर? 3 मेंबर कमिटी बनाई गई जिसमें थोड़ा-सा बैलेंस हो। तो भैया लीडर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, यानी जो चेयरपर्सन है। ये आरटीआई कमिटी के जो इनके अपॉइंटमेंट कमिटी के जो चेयरपर्सन है, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजर भी ऐड कर दिए इन्होंने, यानी अपोजिशन इन लोकसभा, यस, ये इनको ऐड कर दिया। जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, राइट, ताकि सरकार अपनी मनमानी ना करे, एक चेक एंड बैलेंस हो। और साथ-साथ एक सपोर्टर भी ऐड कर दिया, यानी एक एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे पीएम खुद चाहते हैं, राइट, यूनियन मिनिस्टर को भी ऐड कर दिया इसमें, राइट। हालाँकि इस कमिटी में 2 लोग सरकार की तरफ से होते हैं, एक भैया पीएम और एक यूनियन मिनिस्टर, 2 लोग सरकार की तरफ से हैं, इसीलिए मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी के पास ही रहती है, पर अपोजिशन के सामने बैठना ज़रूर है। एग्ज़ाम में इसको याद रखने के लिए ना एक ज़बरदस्त रूल ऑफ 3 फॉर्मूला सुनिए। क्या बोलते हैं सर इसको? रूल ऑफ 3 फॉर्मूला। इसको याद रखिए,
2 वर्सेस 1 क्रिकेट टीम हैक। सोचिए ना, एक सिलेक्शन कमिटी बनानी है, उसमें एक कैप्टन है हमारा कौन? प्राइम मिनिस्टर। वाइस कैप्टन कौन है? यूनियन मिनिस्टर का दोस्त, यूनियन मिनिस्टर है सर, वाइस कैप्टन यानी कैप्टन का दोस्त है। लेकिन जो राइवल टीम टीम का कैप्टन है, राइवल टीम का कैप्टन है, वो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, राइट? बस ये 3 लोग हैं, यहाँ कोई अंपायर नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, या बोर्ड या प्रेसिडेंट नहीं है सर। तो एग्जामिनर आपको 3 तरह से घुमाएगा, फँसाएगा। देखिए सर, पहला ट्रैप इन्होंने ऑप्शन ए में डाल रखा है, क्या लिखा है पढ़िए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भैया सीजेआई, हमारा दिमाग कहता है कि आरटीआई जस्टिस की बात है तो सीजेआई ज़रूर आएँगे। नहीं सर, इस कमिटी में कोई जज नहीं होता, कोई अंपायर नहीं होता। अच्छा, ऑप्शन डी को पढ़िए सर, इन्होंने क्या लिखा है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। अब देखिए सर, याद रखिए आरटीआई सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जनता का हाउस यानी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन को ही बुलाया जाता है। और सर प्रेसिडेंट का ट्रैप सुनिए, आपसे अगर पूछा जाए कि सीआईसी को कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो पर सवाल में पूछा है सर हू रिकमेंड, कौन चुनता है? राइट, तो 3 मेंबर कमिटी, ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अपॉइंट कौन करता है? यदि वर्ड अपॉइंट लिखे, अपॉइंट में एक ही वर्ड होगा, अपॉइंट में होगा प्रेसिडेंट। लेकिन सवाल है कि कमिटी को कौन चुनता है, जो कि रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट को? ये कमिटी बताएगी प्रेसिडेंट को कि भैया इसको इलेक्ट कर दो। तो सर उसमें हमारा ये तीनों है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ नो, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब सर ध्यान देंगे आप, अगर लोकसभा में किसी पार्टी के पास इतनी सीट नहीं है कि उनका कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके, तो क्या होगा? ऐसे केस में लोकसभा में जो सबसे बड़ी सिंगल अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसके लीडर को ही कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाता है। कमिटी का काम कभी नहीं रुकता सर, ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई पार्टी ही नहीं है लोकसभा में जिसको बड़ी सिंगल अपोजिशन हो, तो जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोकसभा में अपोजिशन की, उसको ही मान लिया जाता है। तो चलिए सर, हम लोग एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, क्या-क्या पॉइंट हमने यहाँ से पढ़ा। तो पहले मैंने आपको बताया कि भैया रिकमेंडिंग कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं। जो कमिटी रिकमेंड करती है ना चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। कौन-कौन मेंबर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है और हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राइट? फाइनल अपॉइंटमेंट जो होते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है फाइनल अपॉइंटमेंट? फाइनल अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, राइट? प्रेसिडेंट। और इसमें 8 आर्टिकल भी याद रखिएगा सर, आरटीआई एक्ट है 2005 का और सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3, बस ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप एक-एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एकदम आसान भाषा में समझाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हैंडलिंग अ लॉस्ट डिमांड ड्राफ्ट। आई थिंक ये हमने पढ़ रखा है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, यस, लेट्स गो टू डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एडजस्टिंग नेट बैंक क्रेडिट के बारे में। सर सवाल देखिए, यहाँ सवाल ये पूछा रहा है कि जब हम एएनबीसी निकालते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, इनमें से कौन-सा कंपोनेंट को डिडक्ट करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं? इसे हटाते हैं या एक्सक्लूड करते हैं? सवाल ऐसा भी बन सकता है कि इसे इंक्लूड करते हैं। आइए हम लोग ओवरऑल देखने वाले हैं, कंप्लीट आपको मैक्रो व्यू दूँगा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट इन आरआईडीएफ इन लिeu ऑफ पीएसएल शॉर्टफॉल, आउटस्टैंडिंग पीएसएल सर्टिफिकेट, एडवांस अगेंस्ट इंक्रीमेंटल एफसीएनआरई एनआरई डिपॉजिट क्वालिफाइंग फॉर सीआरआर एसएलआर एग्जम्पशन, एलिजिबल पीएसएल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट। सर इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? बाकी सारे ऑप्शन ऐड करते हैं पर ऑप्शन सी हम लोग घटाया जाता है। अब पहले समझते हैं कि भैया एएनबीसी क्या बला है, राइट? सिंपल भाषा में समझिए, बैंक साल भर में ना जितना भी टोटल लोन बांटता है, राइट? बैंक जो है साल भर में टोटल लोन पर ईयर बाँटता है ना सर, उसका बेस कैलकुलेशन को, उसका जो बेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एएनबीसी। और इस एएनबीसी का 40% को ना बैंक प्रायोरिटी सेक्टर जैसे किसान, एमएसएमई, एजुकेशन को देना होता है। 40% जो है बैंक को किसको देना होता है? प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, राइट? और सर अब एक बैंक क्या चाहेगा कि उसका एएनबीसी का टोटल थोड़ा छोटा रहे? बैंक यही चाहेगा ना, उसके एएनबीसी का टोटल थोड़ा-सा छोटा रहे। ताकि उसे पीएसएल में कम पैसा फँसाना पड़े। क्योंकि सर पीएसएल लोन में इंटरेस्ट थोड़ा कम और रिस्क ज़्यादा होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो होता है, इसमें इंटरेस्ट कम होता है और रिस्क ज़्यादा होता है। अब आरबीआई कहते हैं कि देश को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। अगर कोई बैंक बाहर से एनआरआई डिपॉजिट लाकर इंडिया में लोन दे रहा है, तो आरबीआई उस बैंक को वीआईपी डिस्काउंट देता है। अब सोचिए ना सर, कोई ऐसा बैंक है, राइट? वो क्या कर रहा है? आरबीआई कहती है कि देश को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। कोई बैंक क्या कर रहा है? बाहर से एनआरआई डिपॉजिट ला रहा है। जैसे कि एफसीएनआर या एनआरई, और वो इंडिया में लोन दे रहा है, डिपॉजिट लाकर भारत में लोन दे रहा है, तो आरबीआई उस बैंक को वीआईपी डिस्काउंट देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एएनबीसी के बारे में बताया कि बैंक साल भर में जितना भी टोटल लोन बाँटता है, उसका बेस कैलकुलेशन को एएनबीसी बोलते हैं और इस एएनबीसी का 40% बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। अब आरबीआई कहता है कि देश को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है,
राइट? अब बैंक चाहेगा ना कि उसका एएनबीसी का टोटल थोड़ा छोटा रहे, ताकि उसका पीएसएल में कम पैसा फँसाना पड़े। भैया पीएसएल प पैसा फँसाने का ही तरीका है, ठीक है? एएनबीसी छोटा होगा, तो पीएसएल में कम पैसा फँसेगा, राइट? क्योंकि पीएसएल लोन में इंटरेस्ट थोड़ा कम और रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए बैंक चाहती है कि पीएसएल में कम पैसा फँसे। तो अब जब आरबीआई कहता है क्योंकि तुम देश में फॉरेन करेंसी लाए हो, इसीलिए हम तुम्हारे इन डिपॉजिट पे सीआरआर, एसएलआर माफ कर देंगे। देखिए कितने बड़ा बात कर रहा है। भैया इस आरबीआई इस बैंक को बोल रहा है क्योंकि तुम देश में फॉरेन करेंसी ला रहे हो ना, तो तुम्हारे इस डिपॉजिट पे हम सीआरआर, एसएलआर को माफ कर देंगे। और तो और, इन डिपॉजिट से तुमने जो लोन दिया है ना, उसको हम एएनबीसी टोटल में से माइनस कर देंगे। तो जब एएनबीसी माइनस होके छोटा हो जाएगा ना, तो बैंक बैंक का जो 40% पीएसएल टारगेट है, वो भी छोटा हो जाएगा। भैया आप एक चीज़ समझिए, क्योंकि ये जो हम लोग पीएसएल का टारगेट है, वो क्या है? 40% ऑफ एएनबीसी है। यही ना है जी? जब आपका एएनबीसी ही छोटा हो गया, तो पीएसएल का टारगेट ही छोटा हो गया। तो बैंक को जो पैसा अलग से कम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे देना पड़ रहा था, फँसाना पड़ रहा था, वो कम ना होगा। तो आरबीआई एक तरह से इंसेंटिव दे रहा है। जब एएनबीसी माइनस होके छोटा हो जाएगा, तो बैंक का 40% पीएसएल टारगेट छोटा हो जाएगा। या बैंक के लिए एक डबल बोनांजा है ना जी? डबल बोनांजा। राइट? एक तो उनका सीआरआर, एसएलआर मैप माफ हो रहा है, दूसरा उनका एएनबीसी कम हो रहा है, तो पीएसएल में इनको कम देना पड़ रहा है। तो सर एग्ज़ाम में डिडक्शन वर्ड देखते ही ना, ये हैक याद होना चाहिए। और वो हैक क्या है सर? बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ सर। हैक यदि चीज़ें समझ में आ रही है ना, काइंडली लाइक द वीडियो। सर याद रखिएगा, एनआरआई वीआईपी गेस्ट हैक। सोचिए ना, बैंक के पास एक एनआरआई कस्टमर आया डॉलर लेके, राइट? उस बैंक उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देगा। वीआईपी ट्रीटमेंट का मतलब सर, उसपे एक्सम्पशंस देगा, उसपे डिडक्शन देगा। तो जब भी आपको ये सब वर्ड दिखे, एफसीएनआरबी या एनआरई डिपॉजिट, राइट? एक्सम्पशन दिखे, समझ जाइए ना, वही आइटम एएनबीसी के लिस्ट में माइनस होगा, ठीक है? एएनबीसी के लिस्ट में माइनस होगा। एग्ज़ामिनर ना यहाँ सबसे बड़ा जाल बिछाता है सर, ठीक है? एडिशन और डिडक्शन को मिक्स करके। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे, और देखिए ज़रा ऑप्शन 1, 2 और 4 को देखिए। इन्होंने क्या लिखा है? आरआईडीएफ। इन्होंने क्या लिखा है ऑप्शन 2 में? पीएसएलसी। इन्होंने क्या लिखा है ऑप्शन 4 में? सिक्योरिटाइज़्ड एसेट। सर ये वो तरीके हैं जिनसे बैंक अपना पीएसएल टारगेट पूरा करता है। इन सबको एएनबीसी में जोड़ा जाता है सर। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ना एग्ज़ामिनर पूछेगा कि बताओ भैया एक्सक्लूडेड कौन-सा है? और दिमाग गलती से आरआईडीएफ पे टिक कर देता है। हमेशा याद रखिएगा सर, फॉरेन मनी को डिडक्ट किया जाता है। आरआईडीएफ, पीएसएलसी को सर एएनबीसी में पुराने के लिए ये सब चीज़ें हेल्प लिया जाता है। ठीक है? तो सर एग्ज़ाम में एएनबीसी का और भी डायरेक्ट फ़ॉर्मूला आधारित सवाल आता है कि जो कि पीएसएल टारगेट पर कैलकुलेट होता है। सर याद रखिएगा कि बैंक का जो पीएसएल टारगेट है, वो किस पे कैलकुलेट होता है? ये सवाल आता है। तो एएनबीसी या सीईओबी और सीईओबी, इसको बोलते हैं क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज़र। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, राइट, उस पे कैलकुलेट होता है। व्हिचएवर इज़ हायर वाला पॉइंट आईआईबीएफ का फेवरेट है। तो एएनबीसी का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। क्या ऐड होता है? ऐड होता है सर आरआईडीएफ डिपॉजिट, पीएसएलसी, सिक्योरिटाइज्ड एसेट। क्या डिडक्ट होता है? एडवांस डिडक्ट होता है। टारगेट बेस क्या है? एएनबीसी, सीईओबी। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे सवाल हैं, हम लोग अपने पेड कोर्स में डिस्कस करेंगे। अब आप भी इस बाकी सवाल का हेल्प लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स से जुड़ जाइए। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इसी प्रकार से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक-एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा, उसमें ट्रैप समझाया जाएगा, कैसे याद रखा जाए ये समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।